बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान जो एक दहाइयों से दहशतगर्दी, बदअमनी और एहसास महरूमी का जो है वो शिकार रहा है। एक बार फिर खबरों की जीनत बना हुआ है। हाल ही में होने वाली दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात ने न सिर्फ आवाम में खौफ की फ़िज़ा जो है वो उसको जन्म दिया है, बल्कि रियासती इदारों को भी एक बार फिर जो है वो मुतहर्रिक किया है। आर्मी चीफ ने अपने हालिया बयान में इस अज़म का इज़हार किया है कि बलूचिस्तान में क़याम अमन को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत भी अपना नुक्ता नज़र जो है वो रख रही है। बाज़ हल्के ऑपरेशन को मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद पेचीदगियाँ समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार कहाँ तक जाएगा, क्या सियासी क़यादत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं, और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान के अवाम खुद क्या चाहते हैं। हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, जो कि दिफाई तजज़ियेकार हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या समझते हैं, क्या नया ऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है, ज़ेर गौर है इस वक्त, और या फिर पुराना जो ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से टैक्टिक्स है पुरानी, तो उसी को लेकर जो है वो ये चलता रहेगा ये मामला ऑपरेशन का, या कोई नया ऑपरेशन भी होने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। पुराना आपने बलूचिस्तान की जो स्पेसिफिकली बात की है, तो बलूचिस्तान में आप देखिए जो ऑपरेशन हो, जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, वो कोई एक इलाके में फिक्सेटेड नहीं है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप KPK को देखें तो एक जमाने में सवात में दहशतगर्दी हो रही थी, उधर ऑपरेशन किया गया। बाजोड़ में थी, उधर ऑपरेशन किया गया। फिर जरबेज किया गया, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ से दहशतगर्दी का सिलसिला जो है वो निकल रहा था, तो इसलिए उन ऑपरेशन को किया गया। बलूचिस्तान के अंदर आप जो देखते हैं तो वहाँ पे जो दहशतगर्दी की वारदातें होती है, एक अगर ग्वादर में होती है तो दूसरी खफदार में हो जाती है, तो तीसरी जो है वो जाफर एक्सप्रेस में हो जाती है, कुछ वारदातें जो कोयटा में हो जाती है। तो इस किस्म की जो वारदातें जो कि मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है, तो इसके लिए उसी तरीक़ाकार के ऑपरेशन जो हो रहे पहले हो रहे, उनकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो होगी। और इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, या जब एक जगह के ऊपर कोई दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है तो फिर उसके खिलाफ उस इलाके को सैनिटाइज करके और वहाँ पे जितने दहशतगर्द मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं, या वो जो सॉफ्टवेयर एरियाज होते हैं, या वो फैसिलिटीज जो इस्तेमाल करके जिसके अंदर लोकल लोग भी शामिल होते हैं, जिसमें आप हायरिंग जो लॉजिंग कहते हैं, वेपन की सप्लाई कहते हैं, यानी जो उनके फैसिलिटेटर होते हैं, उनको गिरफ्तार करके वहाँ पे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये तो बलूचिस्तान के अंदर इसी किस्म के ऑपरेशन जो है, इनका दायरा कार जो बढ़ा दिया जाएगा कि अगर जैसे आप एक मिसाल ले लेंगे, अगर जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो 400, 300, 400, 200 किलोमीटर का जो इलाका है, वहाँ पे सर्च एंड अपना टारगेटेड ऑपरेशन किए जाए, सर्च ऑपरेशन किए जाए। तो मेरा ख्याल ये, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अहम जो चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो पॉलिटिक्स का जो गैप है और जो पॉलिटिकल मिस गवर्नेंस है, वो तो खैर फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे भी उसी तरह की मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से जब मिस गवर्नेंस होती है, जब आप अपना कोई एंटी नैरेटिव जो है, जैसे वहाँ पे जो एक दहशतगर्द तंजीमों ने या कुछ वहाँ पे लीडरशिप है जिन्होंने वहाँ पे धरने दिए और उन्होंने कोई नैरेटिव अपनाया हुआ है जिसमें बलूचिस्तान को एक बहुत ही कोई निगलेक्टेड एरिया जाहिर करते हैं, जो हकीकत पे मबनी नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर सड़कें भी बहुत है, बलूचिस्तान के अंदर अप्रोचेस भी बहुत है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ ये है कि वहाँ पे ज्यादातर चीजें जो है वो कॉन्सेंट्रेट हुई हैं सिटीज में। जैसे अगर आप कहते हैं कि कोयटा में करते हैं या जोब में करते हैं, मस्तूम में करते हैं, तो उनका दायरा कार, जब आप दायरा कार बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये जो फैसिलिटीज है, जो सिविक फैसिलिटीज है, सिविक कम्युनिटीज है, जिसमें एजुकेशन आती है, जिसमें हेल्थ आती है, जिसमें सोशल वेलफेयर आती है, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती है, सड़कों का नेटवर्क आता है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मार्केट्स आती है, इस किस्म की जो चीजें हैं उनका दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लोगों को जब तक एंगेज नहीं करेंगे, और सबसे बहुत बड़ी जरूरत है कि आप बलूचिस्तान के अंदर लोगों को एंगेज करें पहले। जब तक आप लोगों को, अब देखिए ना, बलूचिस्तान के अंदर
شمولانگ کے اوپر کوئلہ ملا تھا جو ورلڈ کوالٹی کا کوئلہ کا ذخیرہ ہے وہاں سے اس علاقے میں شمولانگ میں کسی زمانے میں بہت دہشت گردی اور وہاں پہ بہت سارے مسکرینٹس اور بہت سارے افغانستان سے آئے لوگ اس رینج میں رہا کرتے تھے. لیکن جب سے وہاں پہ مائنوں میں کام شروع ہوا ہے کوئلے کے کام، تو وہاں پہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں دہاڑی لگانے کو کہ جی لگائیں گے تو پیسے ملیں گے. اس طرح ریکوٹک مائننگ اگر چل پڑتی جس کو ایک پولیٹیکل مس گورننس کا یا اس کے اوپر آپ کا وہ جو پرانا ایک چیف جسٹس بیٹھا تھا جس نے ملک کو تباہ و برباد کیا، وہ افتخار چودھری ٹائپ لوگ جو ہیں، انہوں نے جس طرح اس کو پورے پروجیکٹ کو تباہ کیا، تو وہ اس طرح کے پروجیکٹ اگر نہیں کمیشن ہوں گے، جیسے گوادر کی ہم بات کرتے ہیں تو گوادر میں اگر آپ گوادر کے لوگوں کو فیسلٹی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بلوچستان کی حکومت میں فیڈرل حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا کرے. پینے کا پانی ہے نہیں وہاں پہ، پورے کا پورا وہاں پہ اوشن ہے جو موجود ہے، اور وہاں پہ اپنا آپ کو اتنی فشز اور اتنی وہاں پہ سی لائف وہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہے، تو اس کے لیے اسٹوریج کی فیسلٹیز، اگر آپ وہاں پہ ایئرپورٹ بنائیں گے تو ایئرپورٹ میں جو فلائٹ آئے گی وہ آئے گی کس مقصد سے؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب، بدرنفر صاحب، میرا ایک سوال ہے، میں اپنا سوال ایک ایڈ کروں گا. دہشت گردی کی تو صرف صوبے بلوچستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کسی بھی دہشت گردی کے جو ہے وہ جو سہولت کار ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں. آرمی چیف صاحب کا بھی جو ہے وہ دو ٹوک موقف ہے دہشت گردی کے اگینسٹ کہ امن قائم ہو، مگر جو بلوچستان کی عوام ہے جو کہ کئی سالوں سے امن کی خواہاں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں. جو پرامن لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو بلوچستان کے لوگ بھی خوفزدہ ہے سر. تو کس طریقے سے حکومتی ریٹ قائم ہو سکے گی، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پہ کب تک جو ہے وہ عمل درآمد کر کے اس کو صوبے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں سر؟ اس لیے ٹائم فریم ورک تو دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ جو گروپس ہیں وہ بہت ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، ایکٹیو ہیں. ان کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنے جو مطلب ہے فیسیلیٹیٹرز کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہو. لیکن یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے جو چیز کر رہا ہوں، چاہے وہ پاک بلوچستان میں ہو چاہے وہ باقی جگہ پہ ہو، آپ نیشنل ایکشن پلان کی اگر آپ پریمبل پڑھیں نا، اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ کائنیٹک آپریشن ہے، اس کائنیٹک آپریشن کی دوسری لائن جو ہے وہ ہے نان کائنیٹک آپریشن. اب جب نان کائنیٹک آپریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اس میں پولیٹیکل انیشیٹو کی بات کرتے ہیں، آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ سوشل انیشیٹو کی بات کرتے ہیں، ریلیجن کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑیں گے، آپ ہائی ہارٹڈنس کے خلاف لڑیں گے. تو جب تک یہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک کا آپس میں ملاپ نہیں ہوگا، کولیبوریشن نہیں ہوگی، اس وقت صرف بائی فورس آپ کہیں امن لے کے نہیں آ سکتے. آپ جتنے آپریشن کرتے ہیں آپ الٹیمیٹلی اس کو لوگوں کے ساتھ مل کے سیٹل کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں پہ دہشت گرد ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے اسٹیٹ کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں، بہت انیشیٹوز ہوتے ہیں، بہت آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہاں کے عوام کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت کہ جو چیز آپ کو گمراہ کر رہی ہے یہ دہشت گرد تنظیمیں، یہ حقائق میں مبنی نہیں ہے. کیا وہ بلوچستان ہو، کیا وہ فتنہ الخوارج جو کے پی کے اندر، یہ سارے پیڈ ہیں، پیڈ بائی دی فارن ایجنسی. افغانستان انوالو ہے، انڈیا انوالو ہے، دے آر پیڈ بائی دیم. ان کو ڈالرز دیتے ہیں، سی آئی اے ان کو ڈالرز دیتی ہے. وہ ڈالر یہ جتنے ان کے لیڈر اللہ نظر اور جاوید مینگل اور باقی لوگ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، باہر جا کے عیاشیاں کرتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جا کے 7 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ رہ رہے ہیں. اگر ہماری جو بیسیکلی حکومت ہے، فیڈرل کی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 1 سال کی حکومت ان کی مکمل ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے صرف 2 دفعہ بلوچستان کا وزٹ کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ ریسنٹ جعفر ایکسپریس پہ جو ہے وہ وزٹ کیا تھا انسیڈنٹ کے بعد، اور اس سے ایک پہلے جو ہے وہ وزٹ کیا تھا اس 1 سال میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریاست واقعی جو ہے وہ اس کے لیے صحیح جو ہے وہ گڈس میں جو ہے وہ بلیو رکھتی ہے کہ وہاں پہ بہتری آئے، اور بہتری آئے تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا اتنا نان سیریس جو ہے وہ کیوں ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہاں پہ صرف سال بھر میں 2 دفعہ جو ہے وہ گئے ہیں، اور وہ بھی ایک انسیڈنٹ اتنا بڑا ہوا تو ان کو جانا پڑا، ورنہ وہ وہاں پہ گئے بھی نہیں، انہوں نے وزٹ بھی نہیں کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے پھر بہتری آئے گی سر جب حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا نا، آپ دیکھ لیجئے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ سیریس ان ہینڈلنگ دس ایشو. پولیٹیکلی
पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है उनका कंसर्न कोई नहीं है बलूचिस्तान से। वो कहते हैं बस इस्लामाबाद में बैठ के 26 अमेंडमेंट कराते रहो, तो बस हम अपनी ताकत को मजबूत करो। आपने खुद ही एक रिज्यूमे दे दिया कि साल में 2 दफा वो गए, ना जाए कम से कम आपको ऐसी कमेटी तो बिठा दे जो इन चीजों को एड्रेस करे जो बलूचिस्तान के अंदर आपको फॉल्ट लाइन नजर आ रही है। क्या वो कोई कमेटी बनाई गई है? तो अब जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा हुकूमत वक्त का, तो आप कहते हैं कि टाइम लाइन दे देंगे कब तक दहशतगर्दी का। इस किस्म के एटीट्यूड से तो दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होगी। आर्मी ऑपरेशन कर रही है, रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, एफसी ऑपरेशन वो करती रहेगी। वो जब भी बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। वेयर इज योर फेडरल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट? वेयर इज योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट? आर दे डूइंग समथिंग? तो सरफराज मुफ्ती पहली दफा चीफ हुकूमत में क्या कर रहे हैं वो वहां पे बैठे हुए? सिवाय ये कि वहां पे डिबेट कर लेते हैं क्वेटा के अंदर बैठ के। हैव दे ट्रेवल टू दोज एरिया? क्या उनकी इंग्रेस है उन लोगों के साथ जो लोग जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है? खुदर में, गवादर में, डेरा बुक्ती में, अपना कोलू में, ममन में। तो भाईजान जब तक आप ये चीजों को दो, वो जिसने भी प्रीएम्बल लिखा था नेशनल एक्शन प्लान का, बड़ा ठीक लिखा था। वो लिखा था काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन को आपस में मिलाएंगे तब दहशतगर्दी कंट्रोल। आप आजकल नेक्टा तो बना नहीं सके यार जी, जिसने एक दहशतगर्दी की पॉलिसी डेवलप करनी थी। हम कहते हैं दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा आपको बदर साहब, अभी जो हालिया पाकिस्तान मिनरल समिट हुई है 2025, जिसमें आर्मी चीफ साहब का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के में जो है वो अमन का उन्होंने कहा है कि अमन जो है वो वहाँ पे हम लेके आएंगे और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वेलकम करते हैं। क्या आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान में इस समिट के बाद बेहतरी आती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने बाकायदा खुद ये यकीन दहानी कराई है कि इस सूबे में, इस मुल्क में जो है वो अमन आएगा और हम इसकी यकीन दहानी कराते हैं। तो किस तरीके से जो है वो बेहतरी आ सकती है सर, और बेहतरी आएगी? क्योंकि इस वक्त हमें इस वक्त 2 चीज़ों से लड़ रहे हैं। एक जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, और दूसरा ये कि कराची बेसिकली पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी, गजनफर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। ब्रेक पे जो है वो हम जाएंगे। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान में जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ साहब से भी जो है वो ये बयानिया सामने आया है कि अमन का गहवारा बनाया जाएगा सूबे बलूचिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को। किसी भी जो है वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम वक्त हमारी फ़ौज जो है वो पाक फ़ौज तैयार है। इन्वेस्टमेंट की जो है वो ज़रूरत है बलूचिस्तान में। जो है वो मादनियात के जो ज़खायर है उसकी जो है वो तलाश की जाएगी और उसके मादनियात के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बेहतर किया जाएगा। हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।